प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, हमारे जो मध्य प्रदेश जी के सामान्य ज्ञान है उसकी सीरीज लगातार चल रही है और आज जो हमारा अध्याय है वह हमारा अध्याय है नंबर 4। और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। मध्य प्रदेश को हमने अभी तक राजनीतिक व सामान्य ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के भौतिक या फिजिकली विभाजन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपना इस शानदार सफ़र को। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे परिवार में नहीं जुड़े हैं तो हमारे परिवार में जुड़िए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश को जो है, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन जो है तो मुख्य रूप से निम्न रूपों में किया गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें ग्वालियर अंचल साइड तो यहाँ पे मध्य भारत का पठार है। ठीक है, यहाँ पे ये बुंदेलखंड हो गया, ये रीवा पन्ना का पठार यानी बघेलखंड है ना, ये पूरा बघेलखंड पठार हो गया। ये आपका रीवा पन्ना सीधी शहडोल, ये मालवा का पठार हो गया। नर्मदा नदी, अब यहाँ पे ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और जो मालवा का पठार, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से अमरकंटक से होते हुए ये नर्मदा नदी जो पश्चिम भारत की ओर निकली है, तो इधर मालवा का पठार और इधर सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये जो है तो मध्य प्रदेश का निम्न रूपों में भौतिक विभाजन किया गया। पहला मध्य भारत के पठार के रूप में मालवा का पठार, नर्मदा नदी घाटी है ना, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, बघेलखंड पठार, रीवा पन्ना पठार और बुंदेलखंड, इसको हम निम्न रूपों में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें मध्य प्रदेश की जो भौतिक विभाजन है, तो मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन मुख्य रूप से 3 रूपों में किया गया है। पहला मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार। अगर बात करें मध्य उच्च प्रदेश में तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मध्य भारत का पठार हो गया, बुंदेलखंड का पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया, रीवा पन्ना पठार हो गया और नर्मदा घाटी। ठीक है, ये जो है तो किस प्रदेश में आते हैं? मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है, ये क्या है? मध्य उच्च प्रदेश है। अगर बात करें सतपुड़ा श्रेणी में तो सतपुड़ा श्रेणी को जो है तो 3 रूपों में बांटा गया। कौन कौन से? पश्चिमी श्रेणी यानी राजपीपला, मध्य श्रेणी यानी महादेव और पूर्वी श्रेणी यानी मैकाल श्रेणी। ठीक है, इसको जो है तो 3 रूपों में बांटा गया। पश्चिमी श्रेणी जिसको हम राजपीपला के नाम से जानते हैं, मध्य श्रेणी यानी महादेवन और पूर्वी श्रेणी यानी मैकाल श्रेणी। ठीक है, और तीसरे जो है तो पूर्वी पठार जो है तो ये बघेलखंड का जो क्षेत्र है वह पूर्वी पठार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो बात करें अगर हम एक एक करके, जो पहला है हमारा कि मध्य भारत का पठार। ठीक है, अब हम शुरुआत से बात करेंगे मध्य भारत के पठार के बारे में। तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर मध्य भारत का जो पठार है उसकी स्थिति की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में, कहाँ? यह मध्य प्रदेश के ये उत्तर और पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम में यानी इधर साइड जो है तो यह क्या है कि उत्तर पश्चिम में स्थित है, जो 24 डिग्री से कितना 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, कब? ये उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश। कौन? मध्य भारत पठार जो है तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में 24 डिग्री से लेकर 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 50 मिनट से लेकर 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, इधर साइड जो है तो ये 24 डिग्री से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री से 79 डिग्री ये पश्चिमी पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, आगे बात करें अगर क्षेत्रफल की बात करें तो जो मध्य भारत का जो पठार है उसका क्षेत्रफल है, मध्य भारत का क्षेत्रफल जो है, मध्य भारत के पठार का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 10.7% है। कितना है? 10.7%। अगर बात करें जितने भी पठार, चाहे वे मालवा हो, बघेलखंड हो, बुंदेल हो, है ना, मध्य भारत हो, मैकाल, मालवा पठार, तो इन सभी पठारों में जो ये मध्य भारत का पठार है, ये जो है इधर ये जो मध्य भारत का पठार है इसका जो कुल क्षेत्रफल है कितना है?
टोटल क्षेत्रफल का 10.7% है। ठीक है, अगर इसके निर्माण की बात करें तो इस पठार का निर्माण मुख्य रूप से विंध्य शैल समूह, किससे? विंध्य शैल समूह के अपर्दन और नदियों के निक्षेपों से हुआ। किससे हुआ है? विंध्य शैल, अपर्दन और नदियों के निक्षेपों से हुआ मध्य भारत के पठार का निर्माण। ठीक है, अगर इस संबंधित क्षेत्र में जो कौन कौन से जिले आते हैं तो नीमच आता है, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी। ये जो निम्नलिखित जिले आते हैं ये किसमें आते हैं? मध्य भारत के पठार में आते हैं। ठीक है, बात करें यहाँ की जलवायु की तो यहाँ की जलवायु विषम जलवायु है। गर्मी में अत्यधिक गर्म होती है और ठंडी में बहुत अधिक ठंड पाई जाती है। यहाँ पे जो है तो मानसूनी जो है तो जलवायु पाई जाती है। ठीक है, वर्षा की बात करें तो इस क्षेत्र में जो औसत वर्षा वह लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है और यह बहुत ही अल्प वर्षा है। ठीक है, वन की बात करें तो यहाँ पे शुष्क कटीले कौन से वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से? कटीले पर्णपाती वन, जिसमें खैर, बबूल, पलाश आदि वृक्ष जो है तो मुख्य है। ठीक है, मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ हुआ कछारी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, मध्य भारत के पठार में। प्रमुख रूप से अगर फसल की बात करें तो यहाँ पे जो प्रमुख फसलें यहाँ पे सरसों, ज्वार, तिल, गेहूँ यहाँ पे जो है तो मुख्य रूप से उगाई जाती है। अगर इस क्षेत्र की नदियों की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से चंबल नदी, सिंध नदी, काली सिंध, पार्वती, है ना, चचोरी, सीप आदि ये जो यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। अगर कुछ विशेष की बात करें तो यह मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी भी कहा जाता है। प्रश्न में पूछ सकता है आपको कि निम्नलिखित में से किस पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है? तो मध्य भारत के पठार को। यह बीहड़ प्रभावित व प्राकृतिक क्षेत्र है। मध्य भारत पठार का जो ग्वालियर चंबल पठार है यह सबसे ऊंची चोटी को जो है वो टोंगरा चोटी है, जो कितनी मीटर ऊंची है? 430 मीटर और 1411 फीट ऊंची है। ठीक है, यह कहाँ है? तो यह श्योपुर जिले में स्थित है। ठीक है, कौन सी चोटी? टोंगरा चोटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर अब हम बात करें बुंदेलखंड के पठार को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बुंदेलखंड का पठार, ये कौन सा पठार है? बुंदेलखंड का पठार। अभी हमने देखा जो मध्य भारत का पठार, यहाँ 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 का जो क्षेत्र था वह मध्य भारत का पठार था। अब हम देखेंगे बुंदेलखंड के पठार के बारे में। ठीक है, तो बुंदेलखंड के पठार की अगर स्थिति की बात करें यहाँ पे अगर बुंदेलखंड के पठार की तो यह जो है तो इसकी स्थिति मध्य भारत के पूर्व में, यानी जो मध्य भारत का पठार उस मध्य भारत के पठार के पूर्व में और रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित। देखिए यहाँ पे क्या हो गया? मध्य भारत का पठार, इधर क्या हो गया? रीवा पन्ना का पठार। तो मध्य भारत के पठार के पूर्व में और रीवा पन्ना पठार के पश्चिम में जो है तो यह स्थित है। इसका विस्तार जो है तो 24 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 22 मिनट यानी उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 51 मिनट से लेकर 80 डिग्री 20 मिनट यह पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करी जाए 26 डिग्री, यहाँ पे 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी, और जो है तो 77 डिग्री 51 मिनट जो है तो यह पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके निर्माण की बात करें हम तो अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो बुंदेलखंड पठार का निर्माण नीच चट्टानों से हुआ। किससे हुआ है? नीच चट्टानों से। और मध्य भारत का किससे हुआ है? निक्षेपों और शैल आग्नेय चट्टानों से। ठीक है, और इसका जो निर्माण हुआ यह नीच चट्टानों से हुआ है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यह बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.7% है। और जो मध्य भारत का पठार हुआ 10.7% है। ठीक है, अगर इससे संबंधित प्रमुख जिले की बात करें तो इसमें दतिया, सागर, यहाँ पे दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना ये जो है ये बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु गर्म जलवायु है और शीत में अधिक ठंडी। यहाँ पे जो है तो गर्म और शीत दोनों जलवायु पाई जाती है। ठीक है, वर्षा की बात करें यहाँ पे जो औसत वर्षा होती है वह 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। अगर वनों की बात करें तो यहाँ पे तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खैर, नीम आदि
पाए जाते हैं। ठीक है, मिट्टी की बात करें तो यहाँ पे कैसी मिट्टी है, यहाँ पे मिश्रित यानी लाल और काली दोनों मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे यानी लाल और काली का एक संयुक्त रूप पाया जाता है। ठीक है, अगर फसल की बात करें तो यहाँ पे जो मुख्य फसल है मुख्य रूप से गेहूँ, ज्वार, तिल। ठीक है, जो बुंदेलखंड के पठार में मुख्य रूप से गेहूँ, ज्वार और तिल उगाई जाती है। नदियों की बात करें तो यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ वह बेतवा है, सिंध है, धसान है, उर्मिल है और जामनी। जो ये बुंदेलखंड के पठार की मुख्य नदियाँ हैं। ठीक है, बेतवा, सिंध, धसान, उर्मिल और जामनी। अगर यहाँ पे खनिज उत्पादन की बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पे हीरा उत्पादन, चूना पत्थर उत्पादन किया जाता है। और कुछ विशेष की बात करें तो बुंदेलखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वह सिद्ध बाबा की चोटी है, जो कितनी ऊंची है, 1172 मीटर ऊंची है। और जो मध्य भारत की ऊंची चोटी वह कौन सी है, टोंगरा चोटी। ठीक है, जो कितनी है, 1477 मीटर है। ठीक है, अगर बात करें फुट है, बुंदेलखंड के में की जो गंगा है वह किस नदी को माना जाता है, बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा माना जाता है। ठीक है, आई होप साथियों आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और आगे देखते हैं यहाँ पे कि जो मध्य प्रदेश का जो सबसे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, सूखा प्रभावित, तो वह क्या हो रहा है, बुंदेलखंड का पठार। यानी मध्य प्रदेश का जो सबसे सूखा प्रभावित क्षेत्र है वह कौन है, बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है, बुंदेलखंड में झांसी और सागर के बीच एक समतल प्राय मैदान पाए जाते हैं। कौन से, बुंदेलखंड में, जो बुंदेलखंड के पठार में जो झांसी है, झांसी और सागर के बीच जो है तो समतल जो है मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों के बीच छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती है जिन्हें हम टोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोर। जैसे ही आप झांसी और सागर के रास्ते में अगर जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत बड़े समतल मैदान मिलेंगे और वहाँ पे कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती है जो क्या क्या कहलाएगी, टोर कहलाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे मालवा के पठार के बारे में। ठीक है, हमने बात किया मध्य भारत के पठार के बारे में, हमने बात किया बुंदेलखंड के पठार के बारे में, हम बात करेंगे मालवा के पठार के बारे में। तो आप यहाँ पे चित्र पे देख रहे होंगे जो मालवा का पठार है, यहाँ पे जो है तो ये जो पूरा एरिया है, यह कौन सा एरिया है, ये मालवा का पठार है, या ये क्या है, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, यहाँ पे जो है तो ये मालवा का पठार कहलाता है। अगर इस मालवा के पठार की स्थिति की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के कहाँ, पश्चिम में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, पश्चिम का भाग है। ठीक है, मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश की यह पश्चिम में स्थित है। और इसका जो विस्तार यह 22 डिग्री 17 मिनट से लेकर 25 डिग्री 8 मिनट यानी उत्तरी अक्षांश और 74 मिनट 20 डिग्री से लेकर 79 डिग्री 20 मिनट तक यह पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, यह मालवा पठार की स्थिति है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना, 28% भाग पर है। ठीक है, ये जो है तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28% भाग है, यह 10% भाग है और यह 7% भाग है। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है दक्कन ट्रेप के लावा और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से। किससे हुआ है, लावा और जो बेसाल्ट चट्टानें थी उनके टूटने से जो है तो इस मालवा के पठार का निर्माण हुआ है। इससे जो संबंधित प्रमुख जिले बात करें तो इंदौर, उज्जैन, देवास, आगर मालवा, रतलाम, धार और झाबुआ। ये जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, यहाँ पे ये जिले जो हैं तो मुख्य रूप से मालवा के पठार में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर जलवायु की बात करें तो यहाँ की कैसी जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु है। ठीक है, यह क्या होती है, गर्मी में साधारण गर्म होती है और ठंडी में साधारण ठंडी पाई जाती है। ठीक है, कैसी है, समशीतोष्ण। और वहाँ पे जो मालवा, मध्य और बुंदेल वहाँ पे उष्ण शीतोष्ण पाई जाती है, यानी वहाँ पे गर्मी में गर्मी और ठंडी में ठंडी होती है। ठीक है, बात करें यहाँ पे अगर वर्षा की तो यहाँ पे जो वर्षा होती है 75 से 125 सेंटीमीटर होती है। जो मध्य भारत में होती है वह 75 सेंटीमीटर और जो बुंदेलखंड में होती है वह 75 से 100 सेंटीमीटर और यहाँ पे जो होती है 75 से 125 सेंटीमीटर होती है। अगर यहाँ के वनों की बात करो तो यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी बबूल, पलाश, तेंदुपत्ता आदि मुख्य रूप से यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ की मिट्टी कैसी है, काली मिट्टी है और जो बुंदेलखंड की वह कैसी है, लाल काली यानी मिक्स मिट्टी है। यहाँ पे जो फसल मुख्य रूप से सोयाबीन का उत्पादन, कपास का, गेहूं का, ज्वार का और जो मूंगफली है
इन 4 चीज़ों यानी फसलों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वह चंबल नदी, क्षिप्रा नदी, पार्वती, गंभीर, खान नदी, माही नदी यहाँ की जो मुख्य रूप से प्रमुख नदियाँ, ठीक है, इस एरिया की। यहाँ पे अगर कुछ विशेष की बात करें यहाँ की, तो यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र क्या है? सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है। यहाँ गेहूं, इसे जो है तो गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। क्या किया जाता है? गेहूं की डलिया कहा जाता है। प्रश्न में पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में गेहूं की डलिया किस एरिया कहा जाता है? तो मालवा के पठार। कर्क रेखा मालवा के बीच से गुजरती है। जो कर्क रेखा है वह कर्क रेखा यहाँ से जो है तो यहाँ से जो है तो मध्य प्रदेश से इसके बीच से गुजरती है, ठीक है। मालवा के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी वह है सिगार चोटी। कितनी मीटर है? 881 मीटर। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार चोटी जो 881 मीटर ऊंची है। और अन्य चोटियों की बात करें तो जो एक जाना पाव है, जाना पाव 854 मीटर है। धजारी 810 मीटर है। यह तीनों चोटियाँ जहाँ तो कहाँ है? इंदौर जिले में पाई जाती हैं। चीनी यात्री फायान ने मालवा को जलवायु का सर्वश्रेष्ठ कहा गया। जो चीनी यात्री था फायान, वह उसको किसको जो है तो मालवा के पठार को क्या कहा है? तो मालवा के पठार को जलवायु को जो है तो सब सर्वश्रेष्ठ कहा है मालवा की जलवायु को, ठीक है। यहाँ पे चोटियाँ कौन कौन सी है? तो यहाँ की मुख्य रूप से चोटी एक हो गई जाना पावा चोटी, धजारी चोटी और सिगार चोटी यहाँ की मुख्य चोटी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे रीवा पन्ना के पठार के बारे में, ठीक है। हमने मध्य भारत देखा, बुंदेलखंड देखा, है ना, हमने मालवा देखा। अब हम देखेंगे रीवा पन्ना का जो पठार है। तो अगर इसके स्थिति की बात करें तो जो रीवा पन्ना का पठार है बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में और बघेलखंड के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। कहाँ है यह बुंदेलखंड के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में और बघेलखंड के जो है तो मुख्य रूप से पश्चिम में स्थित है। अगर इसके विस्तार की बात करें तो इसका जो विस्तार हुआ है वह 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 18 मिनट तक पूर्वी देशांतर पर है। इसका जो क्या है क्षेत्रफल विस्तार बना हुआ है, ठीक है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यह रीवा पन्ना के पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना 10.36% भाग लिया हुआ है। और जो मालवा का पठार हुआ है 28% भाग लिया हुआ है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो रीवा पन्ना के पठार का निर्माण मुख्य रूप से विंध्य शैल समूह के अपरदन से हुआ है। जो मध्य बघेलखंड का जो विंध्य शैल समूह है, विंध्य शैल यहाँ की जो चट्टानें हैं उन चट्टानों के समूह में जो अपरदन हुआ है उस अपरदन के कारण इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। इससे प्रमुख अगर जिले बात करें तो रीवा हो गया, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना और दमोह। ये क्या है? यह रीवा पन्ना पठार के प्रमुख जिले हैं। यहाँ की अगर जलवायु की बात करें तो यहाँ पे ग्रीष्म में साधारण गर्म और ठंडी में साधारण ठंडी यानी समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। अगर वनों की बात करें तो इस क्षेत्र में वनों में क्या मुख्य रूप से बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खैर आदि पाए जाते हैं। यहाँ की जो मिट्टी है वह कैसी मिट्टी है? मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की जो नदियाँ मुख्य रूप से टोंस नदी, केन नदी, बीहड़ नदी, महाना नदी और जो बिछिया नदी है यहाँ की मुख्य रूप से नदियाँ हैं। यहाँ पे जो है मुख्य रूप से गेहूँ, चावल और तिल का उत्पादन किया जाता है। खनिज के रूप में अगर बात करें तो यहाँ पे चूना पत्थर, मेरू और हीरा पाया जाता है मुख्य रूप से, ठीक है। कुछ विशेष की अगर बात करें यहाँ पे मुख्य रूप से तो इसे विंध्यान कागारी या स्कार्पलैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विंध्यान कागारी या स्कार्पलैंड कहा जाता है। किसको? विंध्य जो है तो विंध्य रीवा पन्ना के पठार को रीवा पन्ना के पठार को क्या कहा जाता है? कगारी और स्कार्पलैंड भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की जो सबसे ऊंची चोटी वह गुडविल चोटी है। गुडविल चोटी जिसे हम सद्भावना चोटी कहते हैं, जो कितनी मीटर है? 752 मीटर है। यह दमोह जिलों में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो जबेरा गुंबद है, जो जबेरा गुंबद वह दमोह जिले में और रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आता है। कौन जो है? तो जबेरा गुंबद, ठीक है। जो सबसे चोटी यहाँ की है तो वह कौन सी? गुडविल यानी सद्भावना चोटी। कितनी मीटर? 752 मीटर। कहाँ है यह? दमोह जिले में स्थित है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम नर्मदा घाटी के बारे में। ठीक है, हम बात करेंगे नर्मदा घाटी के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नर्मदा घाटी है, ये जो एरिया है ये नर्मदा घाटी कहलाती है। यहाँ पे जो है तो यहाँ से नर्मदा नदी निकले, इसलिए इसे नर्मदा घाटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका जो नर्मदा नदी घाटी की जो स्थिति है यह और मालवा और रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण से और सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में स्थित है। देखिए यहाँ पे क्या है, यह जो नर्मदा घाटी है ये क्या है, यह मालवा का पठार हो गया, इधर इधर रीवा पन्ना का पठार हो गया के दक्षिण में, इधर इधर जो ये जो है तो दक्षिण में। और यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आप इसको नीचे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के कहाँ, उत्तर में जो है तो नर्मदा घाटी जो है तो मुख्य रूप से स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर इसके हम विस्तार की स्थिति की बात करें तो मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में और सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में स्थित है। इसका जो विस्तार हुआ है यह 22 डिग्री 30 मिनट से लेकर 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना, उत्तरी अक्षांश, और जो है तो 74 डिग्री से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक स्थित है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पृथ्वी हो गई हमारी, और जो है तो ये, ठीक है, ये हमारा भूमध्य रेखा हो गया। तो इधर क्या हो गया, यहाँ पे ये उत्तरी अक्षांश और यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, ये स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यह राज्य का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है, 26% भाग है, और 28% भाग कौन सा है, मालवा का पठार। ठीक है, इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण, इस घाटी का निर्माण मुख्य रूप से पश्चिम में जो दक्कन ट्रेप की जो चट्टानें हैं, दक्कन ट्रेप की जो चट्टानों से, और पूर्व में धारवाड़ तथा विंध्य क्रम की चट्टानों से हुआ है। तो इसका निर्माण किसके से हुआ है, तो दक्कन ट्रेप से, चट्टानों से, और धारवाड़ तथा विंध्य क्रम की चट्टानों से जो है तो इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। यहाँ पे जो प्रमुख संबंधित जिले हैं, जबलपुर हो गया, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर, रायसेन, यहाँ के जो मुख्य रूप से इस नर्मदा घाटी के प्रमुख जिले हैं। ठीक है, बात करें यहाँ की जलवायु को, तो यहाँ की जलवायु जो है तो गर्मी में अधिक गर्म और ठंडी में साधारण ठंड इसका जलवायु पाई जाती है। इसका पूर्वी क्षेत्र अधिक ठंड और पश्चिमी क्षेत्र अधिक गर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर वर्षा की बात करें तो इस क्षेत्र में अगर वर्षा की बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व, यानी पश्चिम से पूर्व जो है की ओर जाने पर कम से बढ़ती जाती है। यहाँ पे यानी यहाँ पे अगर कम होगी तो धीरे धीरे ये बढ़ती जाएगी। ठीक है, इस क्षेत्र की जो औसत वर्षा है वह 75 से 175 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ की नदियों की बात करें, यहाँ पे मुख्य रूप से नर्मदा नदी, तवा नदी, हिरण, शेर, हाथनी, शक्कर, दूधी इस क्षेत्र की जो है तो प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से वनों में सागौन, साल, तेंदुपत्ता और बांस पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ की मिट्टी की अगर बात करें तो नर्मदा घाटी के पश्चिम में, यानी नर्मदा घाटी के इधर साइड जो है तो पश्चिम में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, गहरी काली मिट्टी, और पूर्वी में जो इधर साइड है इधर जो है तो प्रमुख रूप से लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर फसल उत्पादन की बात करें तो इसके जो पश्चिम में इधर साइड जो है तो मुख्य रूप से कपास, मूंगफली, और जो बीच का एरिया यहाँ पे जो है तो मुख्य रूप से गेहूं उत्पादन किया जाता है। ठीक है, खनिज की बात करते हैं, यहाँ पे चूना पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी पाई जाती है। नर्मदा घाटी को जो है तो कृषि अर्थव्यवस्था की क्या कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछ सकता है कि कृषि अर्थव्यवस्था की, मध्य प्रदेश में कृषि की अर्थव्यवस्था के रीढ़ कौन है, तो वह नर्मदा घाटी है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक विभाग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ पे अगर हम बात करें सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो नर्मदा घाटी की जो दक्षिण में है, ठीक है, नर्मदा घाटी के जो दक्षिण में यह कौन सी है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। इसे जो है तो 3 भागों में बांटा गया। कौन से भागों में? 3 भागों में। पहला है पश्चिमी श्रेणी यानी राजपीपला, इसका जो विस्तार है यह गुजरात व मध्य प्रदेश में है। मध्य श्रेणी को हम महादेव श्रेणी बोलते हैं, यह इसका विस्तार कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। और जो पूर्वी श्रेणी है यानी मैकाल श्रेणी, इसका विस्तार है मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में, ठीक है। जो पश्चिमी श्रेणी है गुजरात और मध्य प्रदेश, मध्य श्रेणी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, पूर्वी श्रेणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। अगर इसकी हम स्थिति की बात करें तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी नर्मदा घाटी के कहाँ, यहाँ पे जो है तो नर्मदा घाटी गई है, ठीक है। तो नर्मदा घाटी की कहाँ, दक्षिण में स्थित है। ये जो एरिया है मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग, यहाँ पे जो है तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी स्थित है। इसका जो विस्तार हुआ है तो 21 डिग्री 30 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 30 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। इसका जो विस्तार है यह कहाँ सा है, तो 21 डिग्री 30 मिनट से यानी 21 डिग्री 30 मिनट से और 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है, और 74 डिग्री 30 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यह मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत भाग है, तो यह मध्य प्रदेश का जो है तो 11% जो है तो मध्य प्रदेश का भाग है, ठीक है। यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ पे गर्मी में साधारण जलवायु, और यहाँ पे जो है तो गर्मी में साधारण जलवायु और ठंडी में भी जो है तो अधिक ठंड पाई जाती है, ठीक है। इसके निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ है वह दक्कन ट्रेप की चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें यानी दक्कन की चट्टानें और धारवाड़ की चट्टानों के जो है तो मिले जुले रूप से जो है तो इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है, ठीक है। यहाँ के अगर प्रमुख जिलों की बात करें तो जैसे यहाँ पे बालाघाट हो गया, सिवनी हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, खंडवा हो गया, खरगोन हो गया, बुरहानपुर हो गया, बड़वानी हो गया, यहाँ के जो है तो इस सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के जो है तो प्रमुख जिले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर इस एरिया की अगर वर्षा की बात करें तो पश्चिमी भाग में लगभग ये जो एरिया इधर का जो पश्चिमी भाग है यहाँ पे कितने पे सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, और जो पूर्वी भाग है यहाँ पे जो इसका पूर्वी भाग है यहाँ पे 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस क्षेत्र की नदियों की बात करें तो मुख्य रूप से इस क्षेत्र में ताप्ती, वैनगंगा, शक्कर नदी, दूधी, पेच, गोवर्धा और बावड़थड़ी जो है तो इस क्षेत्र की जो है तो मुख्य रूप से क्या है, नदियां हैं। मिट्टी की बात करें तो इस क्षेत्र में छिछली काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? छिछली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है मैकाल श्रेणी में, ठीक है। बात करें यहाँ पे हम पूर्वी पठार या बघेलखंड, आप यहाँ पे चित्र पे देख रहे होंगे ये जो है तो ये पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार कहलाता है, ठीक है। अभी हमने रीवा पन्ना पठार पढ़ा लेकिन ये जो है तो यह बघेलखंड का पठार कहलाता है। इसकी अगर स्थिति की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ पे? ये जो पूर्वी भाग है और यह दक्षिणी भाग है, तो यह मध्य प्रदेश के कौन से भाग में? पूर्वी भाग में स्थित है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यह 23 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 25 मिनट यानी उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, और जो है तो 80 डिग्री 5 मिनट से 83 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर यह क्या है, स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है यह लगभग पूरे एरिया का, पूरे मध्य प्रदेश का जो है तो यह 7% क्या है, भाग, ठीक है, लिया हुआ है। निर्माण की बात करें तो यह आद्य महाकल्प की जो शैल समूह है, ठीक है, जो आद्य महाकल्प की जो चट्टानें हैं उन समूहों से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। इससे जो संबंधित प्रमुख जिले हैं वह सिंगरौली जिला, रीवा जिला और शहडोल और सीधी जिले जो है तो इससे प्रमुख संबंधित जिले हैं। यहाँ की अगर जलवायु की बात करें तो गर्मी में साधारण गर्म और ठंडी में अधिक ठंडी जलवायु पाई जाती है। यानी अगर जब गर्मी होगी तो नॉर्मल गर्मी होगी और जब ठंडी होगी तो कड़ाके की ठंड होगी इस क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पे अगर वर्षा की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वह जो है तो यहाँ पे 125 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। इस एरिया में जो है तो सबसे अधिक वर्षा
होती है। ठीक है, यहाँ की नदियाँ कौन सी? सोन नदी, जोहिला नदी, बनास नदी, गोपर नदी और निम्नलिखित जो इस एरिया की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, मिट्टी की बात करते हैं, यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर बात करें प्राकृतिक विभाजन के बारे में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है, तो जो इस एरिया का जो प्राकृतिक विभाजन हुआ है, फटाफट इसको देखेंगे, है ना। यहाँ पे अगर फटाफट बात करें तो यहाँ पे जो प्राकृतिक क्षेत्रफल, मिट्टी की अधिकता, प्रमुख फसल, प्रमुख नदियाँ और जो है तो मुख्य रूप से कौन कौन से विशेष इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बात करें अगर मालवा के पठार की, तो इसका जो क्षेत्रफल है 28%। हमने इसको जो है तो अभी पढ़ा है, इसको जो है तो हम फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो मालवा के पठार को जो है तो इसका क्षेत्रफल 28% है। यहाँ पे मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रमुख है। प्रमुख नदियाँ जो है तो चंबल, माही, क्षिप्रा और पार्वती यहाँ की जो है तो प्रमुख नदियाँ हैं। मालवा के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है सिगार चोटी है। ठीक है, फिर है मध्य भारत के पठार के बारे में बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है 10.68% है। इसमें यह जलोढ़ और काली कछारी मिट्टी दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, प्रमुख फसल है सरसों। यहाँ पे चंबल, सीप और सिंध यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। इसे सरसों की हांडी भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य भारत के पठार को। बुंदेलखंड की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 7.7% है। यहाँ पे मिश्रित मिट्टी यानी लाल और काली दोनों पाई जाती है। गेहूं और तिल यहाँ की प्रमुख फसल है। केन, बेतवा और जो जामनी नदी यहाँ की मुख्य जल नदियाँ है। और बुंदेलखंड पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा चोटी है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सिगार चोटी है। ठीक है, बात करें यहाँ पे हम बुंदेलखंड के पठार की, रीवा पन्ना के पठार की, तो यहाँ इसका जो क्षेत्रफल है 10.36% है। यहाँ पे मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। गेहूँ चावल मुख्य फसल है। केन और टोंस यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। जबेरा गुम्बा जो दमोह जिले में है और रीवा पन्ना का पठार में अंतर्गत स्थित है जो जबेरा गुम्बद है। ठीक है, बात करें हम नर्मदा घाटी की, तो इसे 26% भाग के साथ जो है तो दूसरे नंबर पे है। जलोढ़ और गहरी काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। इस पर जो है तो गेहूँ, दलहन और गन्ना के उत्पादन में सबसे अधिक आगे है। ठीक है, ये जो है तो नर्मदा नदी और जो तवा है यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। सबसे निचला प्राकृतिक स्थल जो है तो नर्मदा घाटी ही कहलाता है। ठीक है, आगे जो बात करें सतपुड़ा पतवर श्रेणी की, तो यह 11% भाग लिया है। यहाँ की जो मिट्टी है लैटेराइट और छिछली काली मिट्टी है। मक्का उत्पादन के लिए प्रमुख है। दूधी, देनवा और जो शक्कर नदी है यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की चोटी है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की चोटी है। और जो मालवा पठार में सिगार और बुंदेलखंड में जो है तो सिद्ध बाबा चोटी है। ठीक है, बात करें बघेलखंड पठार की, तो ये 7% भाग लिया हुआ है। यहाँ पे जो है तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। यह चावल उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पर है। और जो है तो सोन, बीहड़ यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। प्रदेश का जो सबसे छोटा प्राकृतिक भाग कौन सा है? बघेलखंड पठार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जो है तो यहाँ पे कि गोवा प्लान यहाँ पे अगर बात करें कि मध्य प्रदेश में जो गोवा को प्लान करने का जो गोवा प्लान को साकार करने वाला जो मुख्य रूप से तथ्य है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो प्रदेश शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह लैटिन शब्द के किससे हुई है? रेजियो शब्द से हुई है प्रदेश शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे भारत का जो प्रादेशिक विभाजन के प्रयास में कई विद्वानों का योगदान रहा है, जिनमें से मुख्य रूप से जो है डडले स्टेम्प है और R.L. सिंह का जो मुख्य रूप से विशेष योगदान रहा है। ठीक है, जो है तो प्रादेशिक विभाजन के बारे में कौन? डडले स्टेम्प और R.L. सिंह। ठीक है, चंबल का जो उप आंध्र प्रदेश है उसको सामान्य तौर पर मध्य भारत के पठार भी कहा जाता है। किसे? चंबल का जो उप आंध्र प्रदेश है। मध्य भारत के पठार के जो पश्चिम की ओर जो बूंदी और करौली पहाड़ियाँ हैं
या अरावली पहाड़ी है, यानी करौली पहाड़ी को अरावली पहाड़ी भी कहा जाता है। इसे क्या होता है, यह मध्य प्रदेश की सीमा को बनाते हैं। ठीक है, पश्चिमी सतपुड़ा तथा झाबुआ क्षेत्र के जो संपूर्ण प्रदेश को सूखी मानसूनी वन भी मिलते हैं। यहाँ पे जो है सूखी मानसूनी वन मिलते हैं। ठीक है, बात करें आगे हम, यहाँ पे जो है तो बघेलखंड के स्थित जो देवगढ़ का पठार है, ठीक है, जिसे हम सरगुजा पहाड़ यानी छत्तीसगढ़ सोन और महानदी को जो है तो ये क्या करता है, जल दो विभाजित करता। कौन, यह जो बघेलखंड जो देवगढ़ का पठार है यानी सतपुड़ा पहाड़ी, यह सोन नदी और महानदी के पानी को विभाजित करता है। ठीक है, रीवा-पन्ना का जो पठार है वो दूसरा नाम इसे विंध्य का पठारी प्रदेश भी कहते हैं, यानी इसे विंध्य प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, कौन से, रीवा-पन्ना के पठार को। जो चीनी यात्री फायान है तो वह मालवा के पठार को जलवायु की, यहाँ की जो मालवा की जो जलवायु उसको सर्वश्रेष्ठ कहा था। ठीक है, कर्क रेखा मालवा के पठार को जो है तो दो भागों में विभाजित करती है। सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश के दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है, जो सतपुड़ा श्रेणी है। चंबल नदी के उत्खात और शिलाकृति को जो है क्या कहते हैं, बीहड़ का निर्माण करते हैं चंबल नदी। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में नर्मदा और गंगा नदी के बीच जल का विभाजन होता। कहाँ, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। पन्ना की जो हीरे की खदानें वे कौन सी श्रेणी के, तो बिजावर श्रेणी की अंतर्गत आती है। जो गुडविल चोटी है ना, गुडविल चोटी है, कालूमार चोटी वह दमोह में स्थित है, इसे सद्भावना शिखर भी कहा जाता है गुडविल चोटी को। ठीक है, विंध्य पर्वत श्रेणी में जो है राजस्थान मध्य प्रदेश से लेकर जो पूर्व में जो सासाराम यानी बिहार तक फैली। कौन सी, विंध्य पर्वत श्रेणी है राजस्थान मध्य प्रदेश और बिहार तक फैली हुई है। ठीक है, प्रदेश में जो आर्कियन युग की जो चट्टानों से किसको प्राप्त किया जाता है, संगमरमर को जो है तो आर्कियन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो पन्ना जिले की जो भोगल नदी से हीरे प्राप्त होते हैं और ये पन्ना के मझगांव हिनौता पन्ना में जो है तो कोटरिया सतना में भी हीरे की खदानें हैं। कहाँ है, कोटरिया सतना में हीरे की खदानें हैं। ठीक है, यहाँ की अगर बात करें तो मुख्य रूप से फसल उत्पादन के कौन से क्षेत्र हैं, तो बघेलखंड का पठार चावल उत्पादन, मालवा का पठार सोयाबीन गेहूं, सतपुड़ा का पठार मक्का, मध्य भारत का पठार सरसों, बुंदेलखंड गेहूं और तिली, और नर्मदा घाटी में गेहूं, गन्ना और दाल मुख्य रूप से उत्पादित किया जाता है। ठीक है, बात करें अगर तो मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, 7 प्रमुख भौगोलिक भागों में बांटा गया है। मालवा का पठारी प्रदेश, विंध्य का पठारी प्रदेश, बुंदेलखंड प्रदेश, चंबल का उप आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसको जो है तो इसे मध्य भारत का पठार भी कहा जाता है। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मेघल प्रदेश और बघेलखंड प्रदेश मुख्य रूप से 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है, बात करें यहाँ पे अगर नियोजन के आधार पर मध्य प्रदेश को जो मुख्य रूप से निम्न भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, प्रदेश में जो है विभिन्न आर्थिक कार्य संसाधन, कृषि, उद्योग, परिवहन आदि के नियोजन के आधार पर मुख्य रूप से 7 भागों में बांटा गया मध्य प्रदेश को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम बात करें पहला जो है तो ग्वालियर एग्रो प्रदेश। ग्वालियर एग्रो प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, दतिया। इंदौर एग्रो इंडस्ट्रियल प्रदेश के अंतर्गत इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, उज्जैन, झाबुआ और देवास। ठीक है, अगर वहीं भी बात करें बुंदेलखंड और बघेलखंड प्रदेश के अंतर्गत तो टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा ये बुंदेलखंड और बघेलखंड प्रदेश के अंतर्गत। भोपाल राजधानी प्रदेश के अंतर्गत भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, गुना, राजगढ़, शाजापुर। जबलपुर इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट के अंतर्गत जबलपुर, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, मंडला। नर्मदा घाटी प्रदेश के अंतर्गत नर्मदापुरम, खंडवा और खरगोन। छिंदवाड़ा के अंतर्गत छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, बालाघाट। ठीक है, चलिए तो आई होप साथियों ये आज का हमारा चौथा अध्याय था और चौथे अध्याय में हमने पढ़ा मध्य प्रदेश का जो है तो भौगोलिक विभाजन। ठीक है, अगले वीडियो में हमारा आएगा अध्याय 5। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।